हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों जरूर ये कहना चाहूंगा, वीडियो आप लोगों को पसंद है तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। एंड इस वीडियो में भी हम दो कंपनीज के रिजल्ट जो कल ही के दिन आए थे 25 तारीख को, आज के दिन हम उनको कवर करने जा रहे हैं। पहले स्टॉक का नाम है एनटीपीसी ग्रीन एंड दूसरे स्टॉक का नाम है सीडीएसएल। तो अगेन एक डिस्क्लेमर क्लियर कट मेरा याद रखना, आप दोबारा से हर वीडियो में मैं बताता ही हूँ कि ये दोनों स्टॉक या मेरे वीडियो में या मेरे चैनल पे बताया कोई भी स्टॉक किसी भी तरह का बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये सब चीजें जो है मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के तौर पे बताता हूँ एंड आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे नंबर्स को स्टडी करना चाहिए या मार्केट में क्या चल रहा है। तो कोई भी बाय सेल या होल्ड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से हमेशा कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला स्टॉक जो हम लेंगे वो है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। जैसा कि नाम में ही आपको पता है, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, इनके रिलेटेड ये काम करने वाली कंपनी है और एनटीपीसी इसकी होल्डिंग कंपनी है। एंड कुछ टाइम पहले ही इसका आईपीओ भी आया था। 29 नवंबर 2004 को ये लिस्ट हुई है, तो वहां से गिरावट ही देखने को मिल रही है क्योंकि इसका अगर आप पी रेशो भी देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा महंगा पी रेशो है। गवर्नमेंट कंपनीज का ऐसा महंगा पी रेशो मैंने बहुत ही कम देखने को मिलता है। इसमें और भी कुछ रिस्क के पॉइंट्स हैं, वो भी डिस्कस करेंगे, पर सबसे पहले नंबर्स पे एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे आपको डेट्स वगैरह दिखा देता हूँ। ये देखिए 25 तारीख को इनका रिजल्ट आया था एंड आज के दिन हम कवर कर रहे हैं। तो मैंने पीडीएफ डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो सबसे पहले सीधा हम जंप कर लेते हैं पीडीएफ के ऊपर ही। तो ये है स्टैंड अलोन नंबर्स, तो हमें चाहिए कंसोलिडेटेड नंबर्स, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं हम। ठीक है, ये रहे कंसोलिडेटेड नंबर्स यहाँ पर। ठीक है, तो बात कर लेते हैं सीक्वेंस की पहले। तो ये दिसंबर 2024, सितंबर 2024 एंड दिसंबर 2023, यानी कि ये ईयरली नंबर है एंड ये क्वार्टरली कंपैरिजन है। ठीक है, टोटल इनकम की बात करें वो है इस बार की 581। थोड़ा सा और जूम इन कर लेते हैं ताकि सही से दिख जाए। इस बार की इनकम है 581, 3 महीने पहले थी 525, एक साल पहले थी 463। तो कुल मिला के देखा जाए यहाँ पे कंपनी ने अच्छा ही परफॉर्मेंस किया है रेवेन्यू के फ्रंट पे। ईयरली हो क्वार्टरली हो, नंबर्स जो है इनकम के फ्रंट पे अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अब इनकम करी है तो खर्चे भी करने पड़े होंगे, तो खर्चों की बात कर लेते हैं। तो इस बार के खर्चे रहे हैं 482, 3 महीने पहले थे 461 एंड एक साल पहले थे 383। तो कुल मिला के खर्चे भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा आईटी का काम तो है नहीं कि हाँ भाई एक बार सॉफ्टवेयर खरीद लिया वो कई सालों तक चलेगा। तो यहाँ पे तो खर्चे करते ही रहना पड़ता है अगर आपको इनकम बढ़ानी है। उसके बाद इनकम में से एक्सपेंडिचर यानी कि जो आपकी इनकम हुई है उसमें से खर्चों को माइनस कर देंगे तो आपके पास प्योर प्रॉफिट आ जाएगा बिना किसी एडजस्टमेंट वाला। वो है प्योर प्रॉफिट इस बार का 99 करोड़। 3 महीने पहले था 64 करोड़, एक साल पहले था 80 करोड़। तो ईयरली भी जंप है, क्वार्टरली भी यहाँ पे जंप देखने को जरूर मिल रही है, यानी कि कंपनी ने यहाँ तक अच्छा ही परफॉर्मेंस किया है। उसके बाद कंपनी को टैक्सेस वगैरह पे करने पड़ेंगे एंड टैक्सेस वगैरह पे करने के बाद जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो गया टीवी न्यूज चैनल वेबसाइट्स पे अपडेट होने को देखने को मिल जाएगा, वो है 65 करोड़ इस बार का। पॉइंट के आगे ले नहीं रहे हम। 3 महीने पहले था 36 करोड़ एंड एक साल पहले था 55 करोड़। तो आप देख सकते हैं कुल मिला के ईयरली हो क्वार्टरली हो कंपनी ने शानदार नंबर यहाँ पे पेश जरूर करके दिखाए हैं। ठीक है, ईपीएस की बात कर लेते हैं तो वो भी आपको 0.08, इस बार का 0.06, पिछली बार का 0.12, पिछली बार का आई थिंक यहाँ पे कोई ना कोई एडजस्टमेंट वगैरह होंगे आई थिंक, तभी यहाँ पे ईपीएस बढ़ा हुआ दिख रहा है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं प्रॉफिट, यहाँ पे कुछ माइनस हुआ है। ठीक है, मेन तो बात यहीं तक थी कि नेट प्रॉफिट, लेकिन यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट वगैरह होंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, इन्होंने सही से यहाँ पे अपडेट नहीं किया है, कुछ तो कमी लग रही है मुझे यहाँ पे। लेकिन हाँ, कुल मिलाकर अगर प्रॉफिट की ही बात कर लेते हैं यहाँ तक, तो प्रॉफिट अच्छा ही कंपनी का देखने को मिल रहा है। ईयरली हो क्वार्टरली हो कंपनी ने शानदार ही परफॉर्मेंस हमें दिखाया है। तो चलिए कुल मिला के देखा जाए तो कंपनी के नंबर से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इशू बस एक ही है इस कंपनी के साथ, जो कि आप देख भी सकते हैं, स्टॉक पी जो है 275 का है। बहुत ही महंगा पी रेशो है, बहुत ही ज्यादा महंगा स्टॉक है। ठीक है, एंड आप देखें तो इसका अगर प्रॉफिट भी देखें तो 56 करोड़ का प्रॉफिट, 37 करोड़ का प्रॉफिट, 68, मतलब इतने कम प्रॉफिट वाली कंपनी के लिए आप इतना महंगा वैल्यूएशन ले रहे हैं। तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये जो ग्रीन शब्द जुड़ गया इसके साथ, क्लीन एनर्जी शब्द जुड़ गया,
और ऊपर से एनटीपीसी की होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी भी है ये। तो आई थिंक इसी वजह से शायद स्टॉक में जो है इतना ज्यादा महंगा पी रेशो है। 94,000 करोड़ की कंपनी, छोटी मोटी कंपनी नहीं है। 94,000 करोड़ की कंपनी जो है, ईयरली प्रॉफिट जो है मात्र 171-345 करोड़ का है। तो थोड़ा सा वैल्यूएशन तो बहुत ज्यादा हाई है, मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत ही मतलब अलग ही लेवल के वैल्यूएशन देखने को यहाँ पे हमें जरूर मिल रहे हैं। लेकिन हाँ, ग्रीन एनर्जी का बिजनेस है तो ये तो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस तो 100% है, इसके बिना तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि आगे चल के फॉसिल फ्यूल यानी कि कोयल से कोयले वगैरह से जिनसे भी पॉल्यूशन होता है, आई मीन टू से, तो ऐसी चीजों पे धीरे धीरे सरकार अपना इन्वेस्टमेंट कम करेगी और धीरे धीरे इन चीजों का यूज कम होने ही वाला है। तो एक अगर वो देखा जाए, पी रेशो को छोड़ दिया जाए तो वैसे कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और एक और रिस्क का पॉइंट है, क्योंकि ये जब लिस्ट हुई थी आपको पता है सेबी का मैंडेटरी शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है प्रमोटर्स को 75% तक लाना पड़ेगा। तो ये एक हर्डल जरूर है यहाँ पे कि कब ये होगा। तो यहाँ पे भी कई लोग, कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा डिस्काउंट पे ओएफएस आ जाता है, तो वहां पे दिक्कतें थोड़ी बहुत आ जाती हैं। लेकिन हाँ, अगर कंपनी अच्छी है तो देर सवेर वो चीजें आपको रिकवर मिल भी जाती हैं। और ओएफएस अगर नीचे आ रहा है और कंपनी अच्छी हाई ग्रोथ कंपनी है और अच्छी कंपनी, अच्छा मैनेजमेंट है, तो वहां पे एक अपॉर्चुनिटी भी इन्वेस्टर्स के लिए हमेशा क्रिएट जरूर होती है। उसके एफआईएस की बात करें 2% की हिस्सेदारी है, डीआईएस के पास बात करें 5-5.25%, पब्लिक के पास 3.5% की हिस्सेदारी है। लेकिन हाँ, ये एक रिस्क का पॉइंट जरूर है कि कब ओएफएस आएगा, ये भी एक देखने वाली बात जरूर होगी। लेकिन हाँ, नो डाउट, हाँ दूसरी बात ये भी है कि कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी है, तो गवर्नमेंट कल को कोई और गवर्नमेंट आ गई, उसका स्टांस कुछ और हुआ, तो इन स्टॉक्स पे रिएक्शन अलग तरीके के आ सकते हैं। हो सकता है कि अगली गवर्नमेंट आए, हो सकता है वो और भी तेजी से इस पे काम करे, तो शायद ये स्टॉक्स और भी तेजी से काम करें। हो सकता है अगली गवर्नमेंट आए तो ज्यादा ध्यान न दे उनपे। जैसे कि आपको पता ही है कि अभी ट्रम्प साहब यूएस में आए चुन के, तो उन्होंने बहुत सारे जो सैंक्शन बाइडेन जी ने लगा के रखे हुए थे कि आप इतना यूज नहीं कर सकते, आप इतनी गाड़ियां नहीं बना सकते, ईवी की मैं बात कर रहा हूँ, और फॉसिल फ्यूल आप यूज नहीं कर सकते, इतने परसेंटेज तक आपको गाड़ियां इलेक्ट्रिक ही बनानी पड़ेंगी। तो वो सारे रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने हटा दिए। तो ये डिपेंड करता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है, तो डिपेंड करता है कि सेंटर में जो पावर में है और वो उसकी सोच क्या है इन बिजनेसेस के प्रति। तो ये चीजें भी काफी डिपेंड करती है इन कंपनी के फ्यूचर के लिए। तो चलिए, आई होप इस वाले स्टॉक का आपको नंबर्स पूरे समझ में आ गए होंगे, एंड जो जो चीजें मैंने बताई वो भी आपको समझ में आ रही होंगी। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक पे जंप कर लेते हैं, जिसका नाम है सीडीएसएल लिमिटेड। मैं तो इस स्टॉक को एक नो ब्रेनर स्टॉक कहता हूं, क्योंकि अगर आप शेयर मार्केट में हैं, आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते होंगे, तो अगर आपका अकाउंट जो है ग्रोदा, ज़रोदा, अपस्टॉक्स वगैरह ऐसे जो डिस्काउंट ब्रोकर है, तो इनका टाइप जो है, मतलब जो इनके थ्रू आप शेयर्स जो खरीदते हैं, उनकी कस्टडी हमेशा सीडीएसएल के पास ही रहती है। तो आपके पास एक मेल भी हमेशा आता ही होगा। तो मुझे ये एक ऐसा शेयर लगता है जो नो ब्रेनर है। देखिए, जब तक स्टॉक मार्केट चलता रहेगा ना, ये स्टॉक भी चलता ही रहेगा। हाँ, ये हो सकता है वैल्यूएशंस की वजह से कभी ये बहुत ज्यादा हाई पे चला जाए तो रिटर्न्स आपके जल्दी ना मिले। लेकिन हाँ, देर सवेर मुझे अगेन मैं ये आपको बता रहा हूँ, ये किसी भी तरह का बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे ये लगता है कि ये स्टॉक कभी खत्म नहीं हो सकता। ये मान लीजिए जब हमारा स्टॉक मार्केट ही खत्म हो जाएगा ना, तभी ये स्टॉक खत्म हो गया, या स्टॉक मार्केट बंद हो गया, या देश में लड़ाई झगड़ा कुछ हो गया, या किसी ने बम गिरा दिया, या हम युद्ध में चले गए, तो एक अलग बात है। लेकिन अगर ऐसे ही स्मूथली ये चलता रहा, आप चाहे इन्वेस्टमेंट 1 साल के लिए करें, 5 साल के लिए करें, 10 साल के लिए करें, या 10 साल बाद भी आएंगे, तब भी ये कंपनी आपको जिंदा ही मिलेगी, स्टॉक मार्केट में ही मिलेगी। ठीक है, तो चलिए इस कंपनी को भी अगर आप देखें 5 साल में बेहतरीन रिटर्न 1000% के एक मैक्सिमम देखें तो भी बेहतरीन रिटर्न्स है। 7-8 साल इस कंपनी को लिस्ट हुए हो गए हैं, एंड बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस कंपनी ने निकाल के दिया है। अगेन एक चीज और बता दूं, जब भी आपको सीडीएसएल या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी के नंबर चेक करने हो, तो इन दोनों के नंबर्स को अगर आपको डाउनलोड करना है तो आपको एनएससी की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सीडीएसएल जो है बीएससी की ही सब्सिडरी है, एंड मतलब उसके शेयर्स हैं बीएससी के पास, सीडीएसएल के, एंड बीएससी तो ये खुद के प्लेटफॉर्म पे खुद को लिस्ट नहीं कर सकते। तो आपको कभी भी अगर
बीएससी या सीडीएसएल के नंबर ढूंढने हो, उनके पीडीएफ डाउनलोड करने हो, उनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन या कोई भी क्लैरिफिकेशन अगर डाउनलोड करनी हो, तो आपको हमेशा एनएससी की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। और जैसे ही कल को आपको पता है, आपको सुनने में आ रहा होगा कि एनएससी का भी आईपीओ आएगा, एनएसडीएल का भी आईपीओ आएगा, तो वही आईपीओ आपको फिर एनएससी की वेबसाइट पे ना मिलकर आपको बीएससी की वेबसाइट पे ढूंढना पड़ेगा। तो एक छोटा सा पॉइंट था जिसको भी मैंने कवर कर लिया है। तो इसके नंबर्स भी कल ही के दिन आए थे, तो इसको भी चेक कर लेते हैं कि किस प्रकार के इसके नंबर्स रहे। ठीक है, तो नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। आप चाहें तो स्टैंड अलोन नंबर भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें स्टैंड अलोन में सिर्फ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो काम करता है। अगर आप कंसोलिडेटेड में जाएंगे तो आपको पता है कि बीच में सरकार ने अनाउंसमेंट किया था कि इंश्योरेंस जो आपको पेपर पे दिया जाता था, इंश्योरेंस को भी डीमैटेरियलाइज फॉर्म में अब रखा जाएगा। जैसे कि हमारे शेयर्स ऑनलाइन रहते हैं, वैसे ही इंश्योरेंस पॉलिसीज को भी ऑनलाइन ही रखना पड़ेगा। तो सीडीएसएल उस इंश्योरेंस सेक्टर में भी काम करता है, जो कि बिजनेस अभी बहुत ही छोटा है, लेकिन मुझे लगता है इंश्योरेंस सेक्टर में भी ये अपने बिजनेस को बहुत बड़ा आने वाले टाइम पे कर सकते हैं, जैसे कि इन्होंने स्टॉक मार्केट में करके दिखाया है। तो चलिए कंसोलिडेटेड नंबर्स पे ही जंप कर लेते हैं सीधा। ठीक है, तो कंसोलिडेटेड नंबर्स हमने ओपन कर लिए एंड ये है सीक्वेंस। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। दिसंबर 2024, सितंबर 2024, दिसंबर 2023। इनकम की बात करें 29,811, 3 महीने पहले थी 35,851 एंड एक साल पहले थी 23,595। तो ईयरली इनकम में जंप है, क्वार्टरली काफी डाउन परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। एक्सपेंसेस की बात करें 13,045 इस बार के, 3 महीने पहले थे 13,440, एक साल पहले थे 8,995। तो खर्चे भी ईयरली बढ़े हैं, क्वार्टरली थोड़े से डाउन हुए हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट की बात कर लेते हैं बिना किसी टैक्सेस दिए हुए, यानी कि प्योर प्रॉफिट। तो वो है इस बार का 16,765, 3 महीने पहले था 22,410 एंड एक साल पहले था 14,600। तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट भी ईयरली बढ़ा है, क्वार्टरली डाउन हुआ है। ठीक है, उसके बाद कंपनी को टैक्सेस वगैरह पे करने पड़ेंगे एंड टैक्सेस वगैरह पे करने का नेट प्रॉफिट जो कंपनी के हाथ में आया, जो कि आपके टीवी न्यूज चैनल वेबसाइट्स वगैरह पे देखने को मिलेगा, वो है इस बार का 12,980। 3 महीने पहले था 16,195 एंड एक साल पहले था 10,748। तो आप कुल मिला के देख सकते हैं ईयरली तो कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन क्वार्टरली काफी गिरावट यहाँ पे प्रॉफिट्स में देखने को मिल रही है। तो उसके बाद बात कर लेते हैं हम सीधा सेगमेंट वाइज रेवेन्यू। तो डिपॉजिटरी एक्टिविटीज से कंपनी ने कमाई की है 22,096, 3 महीने पहले थी 24,781, एक साल पहले थी 16,957। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है इनका डेटा एंट्री एंड स्टोरेज, उसमें कमाई है 5,659, 3 महीने पहले थे 7,387, एक साल पहले थी 4,441। ठीक है, रिपोजिटरी की बात करें 59, 62, 50। तो ठीक है, कुल मिला के नंबर्स ठीक ठाक ही डिसेंट देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे कि प्रॉफिट्स एकदम से इतने ड्रास्टिकली क्यों कम हुए हैं, ये सब सोच रहे होंगे। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण आपको पता ही है कि हाल फिलहाल में सेबी बहुत ज्यादा एक्टिव है, वो कई प्रकार के रूल्स बना रहे हैं एंड ऊपर से अगर आप अक्टूबर नवंबर से देखें तो मार्केट में लगातार गिरावट देखने को भी मिल रही है। तो ये भी एक दूसरा पॉइंट हो सकता है। देखिए इन कंपनीज के साथ इन कंपनीज के साथ ना एक रिस्क का पॉइंट हमेशा जरूर बना रहता है। मान लीजिए, देखिए अभी तो 4-5 साल से बुल रन देखने को मिल रहा था। ठीक है, 4-5 साल से बुल रन देखने को मिल रहा था। तो आप देख सकते हैं कि 4-5 साल से स्टॉक मार्केट, अगर मैं एक मिनट आपको प्योर समझ में तब आएगा जब आप यहाँ पे निफ्टी का भी चार्ट पैटर्न खोल दूंगा, तो आपको बेटर क्लैरिटी यहाँ पे मिलेगी। अगर आप 5 साल का देखें तो निफ्टी का भी, एक मिनट थोड़ा सा नेट स्लो, 5 साल के रिटर्न्स देखें तो निफ्टी भी ऊपर ही गया है एंड 5 साल में सीडीएसएल भी ऊपर ही ऊपर गया है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे, एक सेकेंड, मैक्सिमम यहाँ पे करके देखते हैं। हाँ ठीक है, अगर आप 21 में देखेंगे और अगर शुरुआत से देखेंगे तो उसके लिए भी निफ्टी का बड़ा चार्ट पैटर्न हमें खोलना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं, जब ये लिस्ट हुआ था 2017-18 में, तो ये डाउन ही था, 20, 25, 30% हमेशा डाउन ही रहता था 17 में। अगर 17 की बात करें निफ्टी की भी, तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे थोड़ा सा ठीक ठाक ही सुस्त परफॉर्मेंस ही था निफ्टी का भी 2017-18 में। तो इस कंपनी का जो को रिलेशन मैं बता देता हूं आपका, अगर मार्केट में बुल रन होगा तो देखिए आपको भी ये पता ही होगा कि जब मार्केट में बुल रन चल रहा होता है तो बहुत सारे इन्वेस्टर जो हैं
टीवी न्यूज चैनल सोशल मीडिया को देख के मार्केट में आ जाते हैं कि हाँ भाई मार्केट में बहुत अच्छा पैसा बन रहा है, आओ आओ, नए नए डीमेट अकाउंट्स वगैरह खुलने लग जाते हैं लगातार। तो इन कंपनीज का सीधा डायरेक्ट बेनिफिट जो है होना शुरू हो जाता है। लेकिन वैसे ही अगर मार्केट में उल्टी सिचुएशन आ जाए, यानी कि लगातार अभी तो जैसे 3-4 महीने ही मार्केट को गिरते गिरते हुए हैं, अगर यही 3-4 महीने बढ़ते 1 साल 2 साल तक अगर मार्केट में रिटर्न्स बने ही नहीं और मार्केट धीरे धीरे नीचे जाना शुरू हो जाए और जाता ही जाए, तो यकीन मानिए इन कंपनीज के बिजनेस भी कम होंगे। देखिए अगेन मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि कम हो ही जाए, ठीक है, लेकिन एक आप सेंटीमेंट समझ सकते हैं, क्योंकि इनका जो प्रॉफिट है ना, जब मार्केट में बुल रन होगा तो इनके प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। लेकिन जब मार्केट में नेगेटिविटी छाई होगी हर जगह, तो देखिए अगर मैं भी हूं, अगर मुझे 20,000 पे इन्वेस्ट करने हैं हर महीने और लगातार मार्केट नीचे जाता जा रहा है, नीचे जाता जा रहा है, तो मैं ये सोचूंगा यार थोड़ा मार्केट को नीचे जाने दिया जाए, तो मैं एकदम नीचे से उठाऊंगा। तो इनका रेवेन्यू इस तरह से कैलकुलेट होता है। अगर मार्केट में बुल रन है तो बहुत ही अच्छा ये प्रॉफिट कर सकते हैं। अगर मार्केट में बेयर रन है, मार्केट लगातार नीचे जा रहा है, तो इनके प्रॉफिट्स उसी तरह से ड्रास्टिकली नीचे भी आ सकते हैं। एंड पिछले 3-4-6 महीने से सेबी भी काफी स्ट्रिक्ट हो रखा है, कोई यूनिक फीस स्ट्रक्चर भी उन्होंने लागू किया था। उसके बाद पिछले 3-4 महीने से मार्केट में लगातार गिरावट भी है। तो ये 2-3 रीजन हो सकते हैं। अगेन ऐसा जरूरी नहीं है कि यही रीजन है, लेकिन मुझे जो लगता है जिस इस कंपनी का जिस टाइप का बिजनेस है उस टाइप के हिसाब से अगर मैं सोचूं, मेरा थिंकिंग पैटर्न तो यही कहता है कि जो पिछले 4-5 महीने से गिरावट हो रही है उसका भी खामियाजा इस कंपनी को भुगतना पड़ा है। एंड सेबी ने जो कुछ रूल्स वगैरह काफी टाइट किए हैं उसकी वजह से भी, इसको रेगुलेटरी हर्डल्स की वजह से भी इनके प्रॉफिट्स में कमी जरूर देखने को मिल रही है। तो चलिए इस वीडियो में जितना भी बताना था, दोनों कंपनी के रिजल्ट को हमने डिटेल में एनालिसिस कर लिया एंड मैंने बता भी दिया कि दोनों कंपनी में रिस्क क्या है, पॉजिटिव क्या है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे जरूर लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलना। एंड डिस्क्लेमर हमेशा की तरह याद रखना कि ये किसी भी तरह का बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, और ये सब चीजें आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही करनी चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए